औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 7 को हाफ कवर कर लिया था और आज हम लोगों ने बात करनी है ब्रांडिंग के ऊपर एंड सेलिंग के ऊपर, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग MCQs ऑफ चैप्टर 7, 1 एंड 6। सबसे पहली चीज़ हमें जो समझनी चाहिए कि ब्रांड होता क्या है। ब्रांडिंग के अंदर हमें ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ ब्रांड। तो टेक्निकली अगर दो शॉप्स हों और दोनों शॉप्स के अंदर एक ही तरह का कपड़ा अवेलेबल किया जाए, दोनों शॉप्स में एक ही तरह का कपड़ा अवेलेबल किया जाए, तो एक कस्टमर अपने घर से निकला है, वो कपड़ा बाय करने के लिए, वो जाता है शॉप ए पे, सेम कपड़ा सेम क्वालिटी का सेम सप्लायर से आया हुआ, शॉप ए उसे चार्ज करेगी लेट्स से 1750। और अगर ये बंदा थोड़ा सा आगे जाए शॉप बी के पास, तो शॉप बी एक ब्रांडेड शॉप है, उन्होंने भी यही कपड़ा यही जीन्स इंपोर्ट की है और इंपोर्ट करने के बाद ये लोग उसको बेच रहे हैं 5750 का। एक शॉप बेच रही है 1750 में और एक शॉप सेल आउट कर रही है 5750 रुपये के अंदर। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 5750 माइनस 1750 इज 4000। तो सर ये 4000 का जो फ़र्क है, ये फ़र्क बेसिकली क्या है? दिस इज़ फ़र्क ऑफ ब्रांड। ये ब्रांड वैल्यू है, ये ब्रांड वैल्यू है जो कि आप पे कर रहे हैं उस कंपनी को, उस शॉप को जहाँ से आप ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। दिस इज़ द ब्रांड वैल्यू। चीज़ भी वही है, क्वालिटी भी वही, सब कुछ वही है, बस देखने का नज़रिया फ़र्क हो जाता है। तो अगर आप सेम क्वालिटी सेम कपड़ा एक नॉर्मल मार्केट से बाय करें वर्सेस एक ब्रांडेड शॉप से अगर आप बाय करते हैं, तो डेफिनेटली ब्रांड आपको वो चीज़ महंगी बेचता है। क्यों? क्योंकि आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट को, उस ब्रांड के स्टिकर को, उस ब्रांड के बटन को, उस ब्रांड के टैग को शो ऑफ करेंगे इन योर सोसाइटी, इन योर सोशल सर्कल। अभी देखो तुम्हारे भाई ने यूनिवर्थ के कपड़े पहने, तुम्हारी बहन ने खाड़ी के कपड़े पहने। ठीक है, इस बात में डिबेट की जा सकती है कि क्वालिटी का कुछ फ़र्क हो सकता है, मगर यहाँ पे हमने अज्यूम किया इट्स ऑफ सेम क्वालिटी। क्वालिटी अगर चेंज भी हो तो मैक्सिमम यही चीज़ मज़ीद अच्छी क्वालिटी के साथ बढ़ा के भी अगर मैं बेचना चाहूँ तो शायद 2250 की बेच लूँ, मगर ये चीज़ अगर मैं ब्रांड का स्टिकर लगा दूँ ना, इसको एक शोरूम पे रखा हूँ, डमी पे लगा दूँ, उसके ऊपर एक बत्ती लगा दूँ, तो ये चीज़ आप आसानी से 6000-7000 रुपये की मार्केट में बेच सकते हैं। और कस्टमर जो कि उस ब्रांड में एंटर हुआ है, उस शॉप में एंटर हुआ है, डेफिनेटली वो एंटर क्यों हुआ होगा? क्योंकि ही हैज़ दैट ब्रांड बाइंग पावर। उसके पास उस ब्रांड में से कपड़े ख़रीदने की बाइंग पावर मौजूद है, तभी तो वो आया। जो ब्रांड आपको लाइट्स दिखा रहा होता है, आपके लिए AC चला रहा होता है, आपको बार बार पानी का पूछता है, बिठाता है, वहाँ पे जो मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, उन सब का ख़र्चा भी आपके ही जेबों से निकाला जाता है और इनिशियल कॉस्ट बेचारों की कुछ भी नहीं होती। ये सारे ब्रांड्स हैं इस वक्त मार्केट में अवेलेबल, खैर इससे भी ज़्यादा ही हैं, जस्ट ये एग्जांपल है इन तमाम ब्रांड्स की। तो process of consumer recognizing and becoming familiar
विद अ कंपनी और अ प्रोडक्ट। अब आप ब्रांड को दूर से पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे? इसके लोगों को देख के, इसके लोगों को देख के। एक चिकन का पीस पकड़ें, उसको मैरिनेट करें, उसको ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं, फ्राई करें, बन पकड़ें, मायो डालें, केचप लगाएं, खीरा रखें, एक प्याज रखें, बंद करें, और ये आपको सारी कॉस्ट पड़ जाएगी शायद 80 रुपीज़। और अगर ये कोई नॉर्मल सेलर बेचेगा वो बेचेगा शायद 200 रुपये का। यही चीज़ आप एक बर्गर चेन में ले जाएं तो वो आपको ये चीज़ 1250 रुपये की बेच के दिखाएंगे। क्यों? बिकॉज द पर्सन इज लुकिंग फॉर दैट ब्रांड। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वही मिली है, यूजफुलनेस भी वही है, मगर वो कहाँ पे पागल हुआ? वो पागल हुआ बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड रिकग्निशन। सब कुछ सेम है, भूख भी उसने उतनी ही मिटाई है, उस कपड़े ने कवर भी उतना ही किया था, मगर ही वॉज मच रिकग्नाइज्ड कि नहीं यार, यहाँ से खाऊंगा ना तो सही होगा, यहाँ से लूँगा तो मुझे क्वालिटी मिलेगी, यहाँ से लूँगा तो मुझे करिश्मा मिलेगा, यहाँ से लूँगा तो मुझे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, हालांकि वैल्यू वही होती है। तो कोशिश किया करें कि इम्पोर्टेड ब्रांड्स की तरफ ना जाया करें। इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। लोगो एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल एलिमेंट है इन ब्रांड्स को सक्सेसफुल बनाने का। ये इनिशियल इंस्टेंट रिकग्निशन है उस ब्रांड की, ये इन्हांस करती है विजिबिलिटी और मेमोरी में रह जाती है। रेड और येलो जब भी आपके माइंड में आएगा ना, आपको फ़ौरन से मैकडॉनल्ड्स नज़र आ जाएगा। जब भी आप सब का नाम सुनेंगे ना तो सबवे ज़हन में आएगा। सॉल्ट का नाम सुनेंगे, सॉल्ट एंड पेपर ज़हन में आ जाएगा। शूज़ के लिए एडिडास, नाइकी। अब अगेन आपने शायद कभी ज़िंदगी में इनसे चीज़ें बाय ना की हों, विच आई एम श्योर कि नहीं भी की होंगी, मगर देखा बहुत दफ़ा होगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इन्फ्लुएंसर्स को बार बार के इश्तिहारात आपने देखे सुने लाजमी होंगे, और गिनती के कुछ नाम ही आपके जहन में हैं। क्यों? वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं, आपकी मेमोरी में इंस्टॉल्ड कर दिए गए हैं, आपको बार बार रेपिटेटिव एक ही प्रोडक्ट बार बार दिखा गए। बिजनेस वैल्यू एनहांसमेंट। आप अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिकग्नाइजेबल ब्रांड। फिर इस ब्रांड के अगेंस्ट एक गुडविल जनरेट होती है, इस ब्रांड के अगेंस्ट गुडविल जनरेट की जाती है, और आप मार्केट को अपील करते हैं, आप मार्केट के अंदर अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं थ्रू योर प्रोडक्ट, और कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट बाकियों से अलग हो। तो यू विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एंड इसी को चेंज करके आप मन मांगे पैसे बना सकते हैं। मैं एक देसी मिसाल आपको देता हूँ, जीला। अब चने तो बहुत सारे हैं, मगर जीला ने अपने आप को फेमस कैसे बनाया? देसी घी डाल के। कुछ लोग अगेंस्ट हैं, कुछ लोग हक में हैं, मगर एट द एंड वो अपना ब्रांड बना चुका है। कभी कभी ना नेगेटिव पब्लिसिटी भी आपका ब्रांड डेवलप करवा देती है। तो एक प्रोमिनेंट ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं अपने किसी भी बिजनेस के अंदर, तो लोगों को उसका एक नाम सेट करके दें, एक ब्रांड बनाएं, उसका फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, लोगों को अट्रैक्ट करें, फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग करें, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, जो कि अल्टीमेटली बेनिफिट किसको देगा? आप ही को दे रहा होगा। फिर कस्टमर रेफरल बिजनेस। आप अपने कस्टमर्स को ये भी कह सकते हैं कि भाई आप अगर मुझे कस्टमर ला के दोगे तो मैं तुम्हें इतने का डिस्काउंट दूंगा। ये अक्सर नई शॉप्स करती हैं कि वो अपने मौजूदा कस्टमर्स को कहती हैं कि भाई अगर तुम मुझसे बाय करोगे नेक्स्ट टाइम और तुम मज़ीद कस्टमर्स लेकर आओगे तो हम तुम्हें एक्स नंबर ऑफ
क्वांटिटी के ऊपर वाई नंबर ऑफ प्राइस का डिस्काउंट दे देंगे। टेक्निकली वो डिस्काउंट आपके लिए क्या कर रहा है? वो डिस्काउंट आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना रहा है। क्यों? कस्टमर्स आपकी शॉप का रुख कर रहे हैं, कस्टमर्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर शॉप, जिससे क्या हो रहा है? आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, आपका बिजनेस तो ऑपरेट हो ही रहा है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी डेवलप हो रहा है, एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी डेवलप हो रहा है। नॉर्मली हम इसके लिए एजेंट्स या टाउट की हेल्प ले रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मार्केटों में, बाजी आ जाएं, इधर से ले लें, उधर से ले लें। अब ये रेफरल है, आप मेरे पास आए हैं, मैंने कहा यार इसकी अगर मैचिंग करनी है ना तो आपको, मेरे भाई की शॉप है, जाओ यार उसको छोड़ के आओ, ख़त्म कहानी। अब रास्ते में 100 दुकानें भी आ जाएं, चूँकि एक एजेंट, एक टाउट साथ फिर रहा है, तो आपको उसी शॉप पे लेके जाएगा और कोशिश करेगा कि जब तक आप वहाँ से सामान ख़रीदें ना, वहाँ से जाए ना। दिस इज़ रेफरल सिस्टम। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के लिए आपको कभी कभी रेफरल बिजनेसेस की तरफ भी जाना पड़ता है। इससे भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन डेवलप होता है। वर्ड ऑफ माउथ बिकेम्स अ पावरफुल इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टेक्निक। एम्प्लॉय प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन। The sense of satisfaction and pride employees feel when associated with the reputable brand. भाई मैं भी कौन हूँ? एक एम्प्लॉय हूँ, एंड आई फील प्राउड व्हेन आई से कि यार मैं SBI में पढ़ा रहा हूँ। तो SBI के अंदर पढ़ाना, SBI भी एक ब्रांड है। इस SBI के अंदर पढ़ाना itself, आई एम बीइंग मोटिवेटेड, आई एम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड कि नहीं यार मैंने कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है, I have done something, I have achieved something. This is what? This is the pride which I am feeling and employee is feeling. जिससे मुझे क्या मिलती है? जॉब सेटिस्फैक्शन। अब मैं मुतमईन हूँ, ना मैं सिर्फ मुतमईन हूँ बल्कि आई एम वेल मोटिवेटेड टूवर्ड्स माई जॉब। अब मैं हर नेक्स्ट दिन मज़ीद अच्छे कपड़े पहन के आऊँगा, मज़ीद अच्छी तैयारी के साथ आऊँगा, हर अगला दिन कोशिश करूँगा कि मेरे पिछले दिन से बेहतर हो। दिस इज़ हाउ आई विल बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स माई जॉब बाय कंट्रीब्यूटिंग। क्यों? बिकॉज मुझे मिल रहा है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, मेरी कुछ ख्वाहिशात मानी जा रही हैं, मुझे रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो ऐसे भी आप ब्रांड डेवलप कर जाते हैं। ट्रस्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी ब्रांड के अंदर। नॉर्मली एक रूल होता है जो कि मैं अक्सर फॉलो करता हूँ, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। कितनी बड़ी शॉप क्यों ना हो या कितनी छोटी शॉप क्यों ना हो, उस शॉपकीपर या जो उसका मालिक होता है, अगर आपने उसकी कभी पहचान करनी हो तो एक काम कीजिएगा, दैट इज़ सेल रिटर्न कभी करके चेक कीजिएगा। अगर तो वो सेल रिटर्न आपकी हंसी खुशी कर ले तो इट मीन्स कि इस काबिल है कि आप इससे दोबारा परचेज कर सकते हैं। बट अगर वो रिटर्न ना करे, क्योंकि रिटर्न करते हुए जब जेब से पैसे निकलते हैं ना तो तकलीफ़ होती है। जब आपने पैसे कमाने हो, कस्टमर की जेब में पैसा हो, तो अब तो आपने कस्टमर को भगवान बनाया होता। मगर जब वो रिटर्न करने के लिए आता ना, इज़्ज़त का पता उस वक्त चलता कि उस वक्त वो आपसे कैसे डील कर रहा है। तो अगर वो रिटर्न करते टाइम आपसे अच्छा बिहेव करे, आपको ज़्यादा परेशान ना करे, इट शोज़ कि नहीं यार मेरा इस शॉप के ऊपर, इस ब्रांड के ऊपर अब एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। तो बिल्डिंग अ ट्रस्ट विद द कस्टमर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब दैट कस्टमर विल डेफिनेटली बी अ कंज्यूमर, बिकॉज ब्रांड क्या होगा, एक एंड प्रोडक्ट आपको बेच रहा होगा, आपको एक फिनिश्ड गुड बेच रहा होगा ये ब्रांड। इट विल बी सेलिंग यू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, अ फिनिश्ड गुड। ट्रस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं आप? कस्टमर के मुताबिक चल के, कस्टमर की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को मीट करके, कस्टमर को डिलीवरी के टाइम फैसिलिटेट करके,
कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा शॉपर जब आप लगा कर देते हैं ना, कस्टमर उसी पे इम्प्रेस हो जाता है, कहने यार इसने इसने ख्याल किया है, इसने मेरे पैसों का ख्याल किया है कि कहीं ये चीज़ ये गुड ख़राब ना हो जाए मार्केट रास्ते में, तो इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा शॉपर इसमें ऐड कर दिया। जब आप उनको नाम से पुकारते हैं, CRM, दैट ऑल्सो इन्हांसेस दैट दैट ट्रस्ट, कि नहीं यार ये मुझे जानता है, इसने मेरा ख्याल किया। एक सिंपल बर्थडे मैसेज कैन ऑल्सो मोटिवेट यू टू जंप बैक एंड परचेज समथिंग। फिर इस तरह भी होता है, आपको कभी कभी आए होंगे मैसेजेस जिसमें लिखा होता है कि सर सिर्फ आपको हम ये डिस्काउंट का मैसेज कर रहे हैं, और वो मैसेज सिर्फ मुझे नहीं आता, दुनिया जहान को गया होता है। जिसने एक दफ़ा बाय किया उसको भी जाता है, जिसने 100 दफ़ा बाय किया उसको भी जाता है, मगर एक पर्सनलाइज्ड फील दे दी कि सर आप वन ऑफ द लकी कस्टमर्स हैं जिसको हमने ये रेफरल कोड भेजा है, ये डिस्काउंट कोड भेजा है कि आप आएँ और आके शॉप करें। अब वो बंदा ऑलरेडी प्रिविलेज्ड फील करेगा कि नहीं यार इन्होंने मेरे लिए काम किया, इन्होंने ख़ास मुझे भेजा है। तो आप कोई ख़ास नहीं है, उन 100 के 100 लोगों को भेजा गया है, और वो 100 के 100 में से एटलीस्ट 50% तो रिटर्न करेंगे, यानी कि 100 में से 50 लोग तो वापस आएंगे, और 50 बंदे अगर 5,000 रुपये की भी सेल करवा के चले जाएं तो क्या ये बात है। दिस इज़ हाउ यू कैन डेवलप योर सेल्स बाय डेवलपिंग योर ब्रांड। अब आपने क्या किया, एक तीर से 2 शिकार किए। ब्रांड तो बनाया ही बनाया, लोगों को अट्रैक्ट किया ही किया। अब वो लोग क्या करेंगे, आगे बताएंगे कि देखो मुझे ये वाला मैसेज आया था, तुम भी वहाँ पे जाया करो, तुम्हें भी ये लोग वैल्यू करेंगे। तो आहिस्ता 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 लोग अट्रैक्ट होते जाते हैं टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर शॉप, और जब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इट एनहांसेस, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर वो अपना एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर छोड़ के फंक्शनल डेवलप करती है, फिर डिविजनल बनाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो मैट्रिक्स तक पहुंच जाएगी। दिस इज हाउ अ ब्रांड ऑल्सो डेवलप्स ओवर टाइम। तो प्रोफेशनल ब्रांडिंग कन्वेज एक्सपर्टीज, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट इन द मार्केट। सपोर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग, PSL देख लें, IPL देख लें, कोई भी लीग देख लें, फुटबॉल की भी कोई भी लीग देख लें, कोई भी क्लब लेवल का मैच देख लें, आपको कपड़ों के ऊपर कुछ 36,000 किस्म के स्टिकर लगे हुए नजर आएंगे। फलां घी का स्टिकर, फलां बाइक का स्टिकर, फलां मोबाइल का स्टिकर, फलां सिम का स्टिकर, पता नहीं क्या क्या लगा होता है। आप इस एडवर्टाइजिंग को करते हैं, प्लेयर्स को पैसे दिए जाते हैं कि भाई इसका स्टिकर अपने बैट पे लगाओ, अपने कपड़ों पे लगाओ, अपने हेलमेट पे लगाओ। अब वीगो मोबाइल का स्टिकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेलमेट पे लगा हुआ, ब्रांडिंग हो रही है थ्रू एडवर्टाइजिंग। अब बार 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 आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सबकॉन्शियसली आप कभी ना कभी अट्रैक्ट लाजमी होंगे। हर ओवर के बाद पेप्सी कोक का ऐड क्यों आता है? अगर ऐड ना भी दें तो दे कैन सर्वाइव इजीली, इनको कोई रोकेगा नहीं, लोगों को पता है, बट स्टिल दे कीप ऑन पुशिंग। जब तक वो पुश नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता शायद आप कभी इसको छोड़ना शुरू करें। मगर दिस टाइप ऑफ ब्रांडिंग, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग विल नेवर लेट यू ड्रॉप दोस प्रोडक्ट्स। तो दीज आर कॉल्ड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, और ये ब्रांड गोल्स और ब्रांड को पोर्ट्रे करते हैं बहुत ही ऐसन तरीके के साथ, जिससे आपकी मार्केटिंग भी हो गई है, आपका ब्रांड भी बन गया है, लोग अट्रैक्ट भी हो गए हैं, लोगों ने आके आपसे ख़रीदारी भी कर ली है, आपको फ़ायदा भी पहुंच गया है, और उसी फ़ायदे को आपने इस्तेमाल किया है टू जनरेट दैट एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट। तो दिस इज़ कॉल्ड कोहेसिवनेस। ये अपीलिंग स्ट्रेटजी होती है, लोग खुश होते हैं कि भाई जिस ब्रांड से मैं बाय करता हूँ ना उसका इश्तिहार भी आता है। अब बैठे बिठाए एक ट्रस्ट आ गया कि नहीं यार, इसका मतलब है कि जहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ वो अच्छे लोग हैं,
तो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ, कल को मेरा भाई जाएगा, फिर मेरी बहन जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बच्चे जाएंगे। तो ये टेक्निक्स हमें लगानी चाहिए हमें ब्रांड डेवलप करने के लिए। ब्रांड को आपने पोजीशन करना, यानी कि कस्टमर्स के माइंड में उसका इमेज लाजमी बिठा देना। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसको हम कहते हैं ब्रांड पोजीशनिंग, कि आपने कस्टमर के माइंड में उसका इमेज बिठा दिया कि भाई ये चीज़ है, ऐसे है, और हम लोगों ने इस तरीके से इसको बाय करना है, मार्केट में अवेलेबल है। सबकॉन्शियसली यू आर इन सेंसेस कि नहीं यार ये प्रोडक्ट मुझे कभी ना कभी बाय ज़रूर करना है। मैं आपको एक अपनी मिसाल दे देता हूँ। मुझे एक टाइम पे स्मार्ट वॉचेस का शौक़ हुआ, बहुत ढूंढी मगर कोई काम की नहीं मिली, सर्च किया 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 किया। अब गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। एक दफ़ा जब आपने एक चीज़ सर्च कर ली है ना, तब आपको रेपिटेटिव एड्स हर कंपनी के हर प्रोडक्ट के उसी तरह के नज़र आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो ब्रांडिंग। तो थक हार के उन्होंने इतनी ब्रांडिंग की कि मैंने एक कंपनी की वॉच परचेज कर ली, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो डब्बे में बंद है, अभी तक मैंने खोल कर नहीं देखी। उसकी वारंटी ख़त्म होने वाली हो गई है, बट मैंने खोल के नहीं देखा कि उसमें है क्या। दिस इज़ हाउ ब्रांडिंग वर्क्स। ये ब्रांड एट्रीब्यूट क्या है कि आप ब्रांड के अंदर अपने फीचर्स, अपने करेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि आप बेच क्या रहे हैं, व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर एडिंग, यू आर गिविंग टू योर कस्टमर्स। एक ऐसी आइडेंटिटी बना लें, एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना लें जिसको इजीली प्रोनाउंस किया जा सके। एक ऐसी टैग लाइन, जैसे मैं तो होंडा ही लैसा, ये टैग लाइन है। अब नॉर्मली जब हम लोग बाइक को बोलते हैं ना, तो हम लोग होंडा यूज़ करते हैं, यार अपनी होंडा ले आओ। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई बाइक ले आओ, नहीं होंडा ले आओ। पैम्पर्स, अब पैम्पर्स एक कंपनी है जो कि पैम्पर्स बनाती है, और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मगर हमने अगर पैम्पर्स बाय करने हो इवन किसी और कंपनी के भी, तो हम क्या बोलेंगे, यार पैम्पर्स देना। और साथ बताना पड़ता है कि पैम्पर्स कंपनी के पैम्पर्स नहीं, दूसरी कंपनी के पैम्पर्स। तो ये फैक्ट है। फिर डॉलन्स रिलायबल है, ये भी एक टैगलाइन है जो बहुत चलती है। ब्रांड ओनरशिप, ब्रांड अपनी ओनरशिप डेवलप करता है थ्रू देयर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगर एक चीज़ उनकी फेमस है तो अब उन्हें उसका पेटेंट लाजमी लेना पड़ेगा। एंड यू हैव ऑल्सो टू डेवलप इट्स पर्सनैलिटी बाय डेवलपिंग अ गुड ई कॉमर्स वेबसाइट ऑल्सो। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सिर्फ फिज़िकल माइंडसेट नहीं है, लोग ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, लोग इलेक्ट्रॉनिक बाइंग करते हैं। आपकी वेबसाइट भी अपने अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपके ब्रांड की इमेज भी डेवलप करे और उसकी यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट फीचर को भी एनहांस करे। इसे कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अगर मुझे आपसे ये बाय करनी है तो क्यों बाय करनी है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अब आपको बताना है कि वाई योर प्रोडक्ट इज सुपीरियर फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द सेम मार्केट। आपको इश्तिहार ही ऐसा बनाना पड़ेगा, कभी आप क्वालिटी पे जंग करेंगे, कभी आप फीचर्स पे जंग करेंगे, कभी आप प्राइस पे जंग कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी है विद मार्केट। आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ को रीअलाइन करना होता है, तभी मार्केटिंग टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अच्छी सैलरीज पर रखा जाता है कि भाई तुम्हारा काम है हमारी प्रोडक्ट को बिकवाना। भाई प्रोडक्शन वालों ने प्रोड्यूस करके दे दी, फाइनेंस वालों का पैसा लग गया, इसको बेचेगा कौन? मार्केटिंग वाले। जब तक इसको लोगों में अवेयरनेस डेवलप नहीं करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे इसको बेच पाएगा? तो बनाया है प्रोडक्शन ने, अवेयरनेस क्रिएट की है मार्केटिंग ने, बेचेगा कौन? सेल्स। तो इस तरह
आप इन 3 डिपार्टमेंट्स को सामने रख के इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता सकते हैं। मार्केटिंग कहती है कि मुझे इस तरह का फीचर ऐड करके दो, कस्टमर की डिमांड है। हम जाएंगे प्रोडक्शन के पास और उनसे कहेंगे भाई क्या ये ऐड कर सकते हैं, वो कहेगा कर सकते हैं मगर कॉस्ट लगेगी। हम जाएंगे फाइनेंस के पास, फाइनेंस अगर पैसे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो गलती किसकी है, फाइनेंस वालों की। उन्होंने मार्केटिंग वालों की बात नहीं मानी तो कभी कभी डिपार्टमेंट्स इस तरह आपस में जंग भी कर रहे होते हैं, लड़ भी रहे होते हैं। फाइनेंस कहता है कि मुझे यहाँ पे पैसे नहीं लगाने, ये संक कॉस्ट हो सकती है, ऐसी कॉस्ट जो कि बाद में रिकवरेबल नहीं है, मगर मार्केटिंग कहती है, रिसर्च कहती है कि नहीं लगानी पड़ेगी आपको। और बेचारे पूरे प्रोडक्शन वाले, इनको जो कहोगे जैसे कहोगे ये बना के दे देंगे। चले बन गया, मार्केट भी हो गया, मगर कस्टमर आके ले नहीं रहा, आता है बाय नहीं करता चला जाता है। क्यों? आपका सेल्स डिपार्टमेंट स्ट्रांग नहीं है। ऑर्डर आता है मिस हो जाता है, टाइमली रिकॉर्ड नहीं होता, कस्टमर तक पहुंचा नहीं जाता, ये सेल्स है। और इवन सेल्स के बाद एक और डिपार्टमेंट होता है, इसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। कभी कभी लोग इसके ऊपर पिघल जाते हैं। हर वो कंपनी जो कि आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू वो कंपनी जो कि नॉर्मल सेल्स करती है। क्यों? ये प्रोविजंस, गारंटी की, वारंटी की ले रहे होते हैं, ऑल्दो कोई वापस नहीं आता। ये ह्यूमन बिहेवियर है। हम पाकिस्तानी हमेशा कम पैसों में ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं, ये हमारा ह्यूमन कल्चर है। हमें अगर कोई दुकान वाला कहे ना कि सर अगर ना यूज़ हुआ तो आप वापस ले आना, हम वापस लेके कभी जाएंगे नहीं, मगर हमारे दिमाग में है कि नहीं यार इसने मुझे एक वैल्यू दी हुई है जो मैं कभी भी इस्तेमाल कर लूँगा, जो कि 100 में से 98% आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो गारंटी वारंटी की जो प्रोविजंस ये लोग बनाते हैं ना दुकान वाले, वो भी 1-2% से ज़्यादा नहीं होती। क्यों? रिटर्न कि लिखा होता है कि रिटर्नेबल है, मगर रिटर्न आती बहुत कम है, और जब आती है तो वो थोड़े बहुत प्लस माइनस करके वही चीज़ वापस से सेल आउट भी कर देते हैं, तो उनको नुकसान नहीं होता और कस्टमर भी रिटेन हो जाता है। तो आफ्टर सेल सर्विस या सेल रिटर्न्स अगर कोई कर रहा है तो वो हमेशा बेनिफिशियल रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर। फिर हमें इस्लाम भी कुछ कहता है। इस्लाम ये कहता है कि आप जब भी कोई भी चीज़ बेचो तो उसकी अच्छाई बुराई साथ में बता के बेचो। Selling concept proposes that customer, whether individual or idara, will not buy enough of the product unless they are persuaded to buy। अब persuade किसने करना है? उस दुकानदार ने करना है, उस सेल्समैन ने करना है। अब उसकी फनकारी है, वो आपको कपड़ा एक दिखाएगा अपने ऊपर लगा के, दूसरा दिखाएगा, तीसरा दिखाएगा, आप मांगते जाएंगे, वो दिखाता जाएगा। मार्केटिंग ने क्या किया था? मार्केटिंग ने आपको दुकान दिखा दी थी, दुकान में एंटर हो गए, अब अगला काम सेल्स डिपार्टमेंट का है, सेल्समैन का है, उसने बेच के दिखाना। तो वो उसी वक्त बेचेगा जब अपने कस्टमर्स को परसुएड कर सकेगा, यकीन दिलाएगा फनकारियां कर करके। और इसलिए हम सेल्स वालों को कमीशन बेस्ड पे रखते हैं। सैलरी तो होती है, मगर इनको अगर आप कमीशन देना तो ये ज़्यादा दिलो जान से काम करेंगे। क्यों? इनको पता है कि हर सेल पे इनको 1%, 2%, 3% मिलना है, और वो इनकी डेली की वेजेस हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? सैलरी को सेव करते जाएंगे और अपने उस डेली वेजेस को इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी ट्रिक होता है। तो the selling concept is also applied in case where business need to sell where business need to sell due to overproduction of goods। कभी कभी गुड्स आपके ओवरली प्रोड्यूस हो जाते हैं, अब वो भी तो बेचने हैं, तो क्या करेंगे? डिस्काउंट पे लगा देंगे, क्लियरेंस सेल अनाउंस कर देंगे। तो बेसिकली सेलिंग क्या है? सेलिंग इज ऑल के अब आप इसको सेल आउट कैसे कर रहे हैं, इसको बेच कैसे रहे हैं, बेचने के लिए कौन कौन सी कैसी फनकारियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे किताब मार्केटिंग में और सेल्स में डिफरेंस बताती है, आइए देख लेते हैं।
मार्केटिंग क्या है? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल। आपने बायर को और सेलर को आपस में मिला दिया। मार्केटिंग बायर को और सेलर को आपस में मिला देती है। सेल्स का काम है कि आगे पैसा कमा के देना। मार्केटिंग का फोकस होता है कस्टमर के ऊपर, ब्रांड बनाने के ऊपर। सेल्स का फोकस होता है रेवेन्यू बढ़ाने के ऊपर। तो अगेन ये डिफरेंसेस हैं जो कि अगर आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। विद दैट दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। और अब आगे हम लोग ने बात करनी है ऑन द MCQs ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।